विक्रम संवाद, विक्रमादित्य, उनके युग तथा भारत विद्या से साक्षात्कार। वृहत्तर भारत। दक्षिण भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्राचीन बंदरगाह मुजिरिस बंदरगाह भारतीय समुद्री इतिहास का एक ऐसा अध्याय है जिसने सदियों तक भारत को विश्व व्यापार के केंद्र में स्थापित रखा। आज यह स्थान इतिहास, पुरातत्व, समुद्री व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान के सबसे महत्वपूर्ण प्रतीकों में गिना जाता है। प्राचीन यूनानी और रोमन यात्रियों के लेखों में इसका उल्लेख मुजिराइस के रूप में मिलता है, जबकि भारतीय परंपराओं में इसे मुचरी अथवा मुजिरिस कहा गया। ये केवल एक बंदरगाह नहीं था, बल्कि भारतीय सभ्यता का विश्व के साथ संवाद का एक विराट द्वार था। अरब सागर के किनारे स्थित यह नगर वर्तमान में केरल के कोडुंगल्लूर क्षेत्र के आसपास माना जाता है। इतिहासकारों के अनुसार यह बंदरगाह लगभग 2500 वर्ष पुराना था और ईसा पूर्व पहली सहस्राब्दी से लेकर लगभग 14वीं शताब्दी तक सक्रिय रहा। उस समय जब अधिकांश विश्व समुद्री यात्राओं के प्रारंभिक चरण में था, तब मुजिरिस भारतीय मसालों, हाथीदांत, मोती, बहुमूल्य पत्थरों और वस्त्रों का विशाल अंतरराष्ट्रीय केंद्र बन चुका था। मुजिरिस की सबसे बड़ी विशेषता उसकी भौगोलिक स्थिति थी। यह पेरियार नदी के मुहाने के समीप स्थित था, जहां नदी और समुद्र का मिलन होता था। इस कारण बड़े जहाज आसानी से यहां तक पहुंच सकते थे। पश्चिमी एशिया, मिस्र, यूनान और रोम से आने वाले समुद्री मार्ग सीधे इस बंदरगाह से जुड़ते थे। मानसूनी हवाओं का ज्ञान भारतीय नाविकों को बहुत पहले से था। अरब सागर की हवाओं का उपयोग करते हुए व्यापारी कुछ ही महीनों में रोम साम्राज्य तक पहुंच जाते थे। यही कारण था कि मुजिरिस प्राचीन विश्व व्यापार का एक केंद्रीय बिंदु बन गया। रोमन साम्राज्य के साथ इसका संबंध विशेष रूप से उल्लेखनीय था। रोमन लेखक प्लिनी ने अपने ग्रंथों में लिखा है कि भारत के साथ व्यापार के कारण रोम का भारी मात्रा में सोना भारत चला जाता था। यह कथन केवल साहित्यिक अतिशयोक्ति नहीं था। केरल और दक्षिण भारत में मिले असंख्य रोमन स्वर्ण सिक्के इस तथ्य की पुष्टि करते हैं। रोमन भारतीय समुद्री व्यापार वास्तव में उस युग के वैश्वीकरण का अद्भुत उदाहरण था। मुजिरिस से सबसे अधिक प्रसिद्ध वस्तु काली मिर्च थी। उस समय रोमन संसार में भारतीय काली मिर्च को ब्लैक गोल्ड अर्थात काला सोना कहा जाता था। यूरोप के राजमहलों और भोजों में भारतीय मसालों की भारी मांग थी। इसके अतिरिक्त दालचीनी, इलायची, मोती, रेशमी वस्त्र, चंदन, हाथीदांत और मलयालम क्षेत्र के सुगंधित पदार्थ भी यहां से निर्यात किए जाते थे। बदले में रोम और पश्चिमी देशों से सोना, शराब, कांच के पात्र और धातुएं भारत लाई जाती थीं। मुजिरिस केवल व्यापारिक नगर नहीं था, यह सांस्कृतिक संगम का भी केंद्र था। यहाँ विभिन्न देशों और सभ्यताओं के लोग आते थे। यूनानी नाविक, अरब व्यापारी, रोमन सौदागर और पश्चिम एशियाई समुदाय इस बंदरगाह पर दिखाई देते थे। परिणाम स्वरूप यहाँ बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक वातावरण विकसित हुआ। यही कारण है कि केरल की प्राचीन संस्कृति में समुद्री संपर्कों का गहरा प्रभाव दिखाई देता है। इतिहासकार मानते हैं कि भारत में ईसाई और यहूदी समुदायों का प्रारंभिक आगमन भी इसी क्षेत्र से जुड़ा हुआ था।
परंपरा के अनुसार संत थॉमस पहली शताब्दी में इसी तट पर पहुंचे थे। इसी प्रकार पश्चिम एशिया से आए यहूदी व्यापारी भी यहाँ बसे। इससे स्पष्ट होता है कि मुजिरिस केवल व्यापार का केंद्र नहीं, बल्कि विचारों, धर्मों और संस्कृतियों का प्रवेश द्वार भी था। मुजिरिस की एक और विशेषता यह थी कि यह भारतीय उपमहाद्वीप के आंतरिक व्यापार से भी जुड़ा हुआ था। दक्षिण भारत के पर्वतीय क्षेत्रों से मसाले और वन उत्पाद यहाँ लाए जाते थे। नदी मार्गों और स्थल मार्गों के माध्यम से यह बंदरगाह दक्कन और तमिल प्रदेशों से जुड़ा हुआ था। इस प्रकार यह समुद्र और भूमि व्यापार दोनों का संगम बन गया था। चेर राजाओं के शासनकाल में मुजिरिस का विशेष उत्कर्ष हुआ। चेर साम्राज्य का समुद्री उत्कर्ष के दौरान यह बंदरगाह राज्य की आर्थिक शक्ति का आधार था। चेर शासक विदेशी व्यापार को संरक्षण देते थे और समुद्री गतिविधियों को प्रोत्साहित करते थे। यही कारण था कि दक्षिण भारत उस समय विश्व व्यापार मानचित्र पर अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया। मुजिरिस को भारत का सबसे अलग बंदरगाह इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि यह केवल स्थानीय व्यापारिक केंद्र नहीं था, यह वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सभ्यता का प्रतीक था। उस युग में जब यात्रा कठिन और जोखिमपूर्ण मानी जाती थी, तब यहां नियमित रूप से विदेशी जहाज आते थे। यहां के गोदाम, बाजार और घाट विश्व व्यापार की जीवंतता से भरे रहते थे। यह भारतीय समुद्री शक्ति, तकनीकी कौशल और व्यापारिक दूरदृष्टि का प्रमाण था। पुरातात्विक उत्खननों ने भी मुजिरिस के गौरव को प्रमाणित किया है। पत्तनम क्षेत्र में हुए उत्खननों में रोमन सिक्के, विदेशी मिट्टी के पात्र, कांच की वस्तुएं, मनके और समुद्री व्यापार से जुड़ी अनेक वस्तुएं मिली हैं। इन खोजों ने यह सिद्ध कर दिया कि यह स्थान वास्तव में प्राचीन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक विशाल केंद्र था। आज भी इन अवशेषों को देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि कभी यह नगर कितना समृद्ध और व्यस्त रहा होगा। इतिहास की सबसे रोचक बात यह है कि इतना विशाल और समृद्ध बंदरगाह अचानक इतिहास से लगभग लुप्त हो गया। माना जाता है कि 14वीं शताब्दी में आई एक भीषण बाढ़ और भूगर्भीय परिवर्तनों के कारण पेरियार नदी का मार्ग बदल गया। समुद्री तट की संरचना बदलने से बंदरगाह नष्ट हो गया और उसका महत्व समाप्त हो गया। बाद में कोच्चि जैसे नए बंदरगाह उभर कर सामने आए, किंतु मुजिरिस की स्मृति इतिहास और लोक कथाओं में जीवित रही। यदि हम व्यापक दृष्टि से देखें तो मुजिरिस भारतीय समुद्री परंपरा की महानता का प्रतीक है। यह उस भारत की कहानी कहता है जो केवल भूमि तक सीमित नहीं था, बल्कि समुद्रों का भी स्वामी था। भारतीय व्यापारी और नाविक हजारों किलोमीटर दूर स्थित सभ्यताओं से संपर्क रखते थे। आज मुजिरिस भारतीय इतिहास के अध्ययन में विशेष महत्व रखता है। मुजिरिस हेरिटेज प्रोजेक्ट के माध्यम से इस प्राचीन बंदरगाह की विरासत को संरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। यह परियोजना केवल पुरातात्विक संरक्षण का कार्य नहीं कर रही, बल्कि उस समुद्री सभ्यता की स्मृति को पुनर्जीवित कर रही है जिसने भारत को विश्व व्यापार के अग्रणी राष्ट्रों में स्थापित किया था। मुजिरिस का इतिहास हमें यह भी सिखाता है कि भारत की शक्ति केवल उसकी भूमि, राजवंशों या युद्धों में नहीं थी, बल्कि उसके व्यापार, समुद्री ज्ञान और सांस्कृतिक में भी थी। यहाँ आने वाले विदेशी लोग केवल वस्तुएं नहीं ले जाते थे, वे भारत की संस्कृति, दर्शन और जीवन शैली से भी प्रभावित होते थे। इस प्रकार मुजिरिस भारतीयता के वैश्विक प्रसार का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गया। प्राचीन मुजिरिस बंदरगाह की सबसे रहस्यमयी और दुर्लभ विशेषता यह थी
कि इतिहास में उसका प्रभाव अत्यंत विशाल होने के बावजूद उसका वास्तविक स्वरूप सदियों तक लगभग लुप्त रहा। बाद में केरल के पत्तनम क्षेत्र में हुए पुरातात्विक उत्खननों ने इस खोई हुई समुद्री नगरी के अस्तित्व को पुनः उजागर किया। यह तथ्य मुजिरिस को और भी अद्वितीय बनाता है कि वह केवल व्यापारिक वैभव का प्रतीक नहीं, बल्कि इतिहास का एक लुप्त अध्याय भी था, जिसकी खोज आधुनिक युग में फिर से हुई। अरब सागर की लहरों के किनारे खड़ा यह नगर आज भले ही इतिहास के धुंधले पन्नों में छिप गया हो, किंतु उसकी गूंज अब भी भारतीय समुद्री गौरव की अमर कथा सुनाती है। भारत उत्कर्ष। दक्षिण पूर्व एशिया की धरती पर स्थित मीसॉन मंदिर समूह भारतीय संस्कृति, सनातन परंपरा और हिंदू स्थापत्य का एक ऐसा अद्भुत स्मारक है जो आज भी हजारों किलोमीटर दूर विदेशी भूमि पर भारतीयता की गौरव गाथा सुनाता है। घने जंगलों, पर्वतीय घाटियों और शांत वातावरण के बीच स्थित यह प्राचीन मंदिर समूह केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि भारतीय सभ्यता के वैश्विक प्रभाव का जीवंत प्रमाण है। समय की धूल, युद्धों की विभीषिका और सदियों के परिवर्तन के बाद भी यह मंदिर आज उस सांस्कृतिक संवाद की स्मृति को सुरक्षित रखे हुए है, जिसने भारत और वियतनाम को प्राचीन काल में जोड़ दिया था। मीसॉन मंदिर मध्य वियतनाम के क्वांग नाम प्रांत की एक सुंदर घाटी में स्थित है। चारों ओर पर्वतों और हरित वनों से घिरा यह क्षेत्र अत्यंत मनोहारी दिखाई देता है। मंदिरों के भग्न शिखर, लाल ईंटों से निर्मित दीवारें और वातावरण में व्याप्त प्राचीनता का रहस्यमय भाव इस स्थान को अत्यंत अलौकिक बना देता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो यह स्थान आज भी अपने भीतर किसी प्राचीन सभ्यता की स्मृतियों को संजोए हुए है। इन मंदिरों का निर्माण प्राचीन चंपा साम्राज्य के शासकों द्वारा करवाया गया था। चंपा राज्य दूसरी शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक वियतनाम के मध्य और दक्षिणी भागों में विद्यमान रहा। यह साम्राज्य समुद्री व्यापार के कारण अत्यंत समृद्ध था और भारत के साथ उसके गहरे सांस्कृतिक तथा व्यापारिक संबंध थे। भारतीय व्यापारी और विद्वान समुद्री मार्गों के माध्यम से यहाँ पहुंचे। वे अपने साथ केवल व्यापारिक वस्तुएं ही नहीं लाए, बल्कि वेद, पुराण, संस्कृत भाषा, हिंदू धर्म, कला और स्थापत्य की परंपराएं भी लेकर आए। धीरे धीरे भारतीय संस्कृति चंपा सभ्यता के जीवन का अभिन्न अंग बन गई। मीसॉन मंदिर मुख्यतः भगवान शिव को समर्पित था। यहाँ शिव की उपासना भद्रेश्वर नाम से की जाती थी। चंपा के राजा स्वयं को भगवान शिव का भक्त मानते थे और अपने राज्य की समृद्धि को शिव कृपा का परिणाम समझते थे। इसी कारण उन्होंने इस क्षेत्र को एक विशाल धार्मिक केंद्र के रूप में विकसित किया। 4वीं शताब्दी में राजा भद्रवर्मन द्वारा यहाँ प्रथम मंदिर का निर्माण करवाया गया था। बाद की शताब्दियों में अनेक राजाओं ने यहाँ नए मंदिर, मठ और धार्मिक संरचनाएं बनवाई। धीरे धीरे यह स्थान चंपा साम्राज्य की आध्यात्मिक राजधानी बन गया। मीसॉन मंदिर की स्थापत्य शैली अत्यंत अद्भुत और रहस्यमयी है। लाल ईंटों से बने इन मंदिरों में दक्षिण भारतीय मंदिर स्थापत्य की स्पष्ट छाप दिखाई देती है। मंदिरों के शिखर, द्वार, मूर्तियां और अलंकरण भारतीय कला की स्मृति जगाते हैं।
सबसे रोचक तथ्य यह है कि इन ईंटों को जोड़ने के लिए किस प्रकार के पदार्थ का उपयोग किया गया था, यह आज तक पूर्ण रूप से ज्ञात नहीं हो पाया है। सदियों तक वर्षा, तूफान और युद्धों का सामना करने के बाद भी अनेक संरचनाएं आज तक सुरक्षित हैं। यह उस युग की स्थापत्य प्रतिभा और तकनीकी दक्षता का अद्भुत उदाहरण है। मंदिर परिसर में भगवान शिव, गणेश, कार्तिकेय और नंदी की अनेक मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। कई स्थानों पर रामायण और महाभारत की कथाओं से प्रेरित दृश्य भी दिखाई देते हैं। इन मूर्तियों और शिल्पों को देखकर स्पष्ट होता है कि भारतीय महाकाव्यों और पुराणों का प्रभाव समुद्र पार वियतनाम तक पहुंच चुका था। यह केवल धार्मिक प्रभाव नहीं था, बल्कि भारतीय दर्शन, कला और जीवन मूल्यों का भी विस्तार था। 20वीं शताब्दी में युद्धों ने इस ऐतिहासिक धरोहर को बहुत क्षति पहुंचाई। विशेष रूप से वियतनाम युद्ध के दौरान अनेक मंदिर नष्ट हो गए। बमबारी और संघर्षों ने इसकी भव्यता को आहत किया। फिर भी जो अवशेष आज शेष हैं, वे उसकी प्राचीन महिमा का आभास कराने के लिए पर्याप्त हैं। बाद में संरक्षण कार्य प्रारंभ किए गए और इस धरोहर को सुरक्षित रखने का प्रयास किया गया। आज भी जब कोई यात्री मी सॉन के शांत वातावरण में खड़ा होकर उसके भग्न मंदिरों को देखता है, तो उसे ऐसा अनुभव होता है मानो समय पीछे लौट गया हो। मंदिरों की हर ईंट, हर मूर्ति और हर शिलालेख भारतीय सभ्यता की उस गौरवशाली यात्रा की कहानी कहता है, जिसने समुद्रों को पार कर विदेशी भूमि पर भी अपनी अमिट छाप छोड़ी। मी सॉन मंदिर समूह का एक और अत्यंत रोचक पक्ष यह है कि यहाँ की धार्मिक परंपराओं में भारतीय और स्थानीय मान्यताओं का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है। चंपा शासकों ने भारतीय देवताओं को अपनाते हुए उन्हें अपनी सांस्कृतिक संवेदनाओं के साथ जोड़ दिया था। यही कारण है कि यहाँ की मूर्ति कला में भारतीय शैली के साथ स्थानीय कलात्मक अभिव्यक्तियां भी दिखाई देती हैं। मंदिरों के आसपास होने वाले उत्सव, नृत्य और अनुष्ठान केवल पूजा तक सीमित नहीं थे, बल्कि वे सामूहिक सांस्कृतिक जीवन का केंद्र भी थे। इस प्रकार मी सॉन केवल धर्मस्थल नहीं, बल्कि कला, संगीत, स्थापत्य और सांस्कृतिक चेतना का भी महान केंद्र बन गया था। असम प्रदेश का प्राचीन नाम, पुराणों में इसे महापीठ स्थान कहा गया है। यहाँ वराह विष्णु तथा पृथ्वी के पुत्र नरकासुर ने एक राजवंश की स्थापना की थी। इसके नाम के संबंध में प्रसिद्ध है कि भगवती कामरूपिणी सती जहाँ विराजमान है, वह कामरूप है।
विक्रम संवाद, विक्रमादित्य, उनके युग तथा भारत विद्या से साक्षात्कार।